Today we are reviewing the lecture unit March 19, 2026. लेकिन यार शुरू करने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे दिमाग में। हाँ बताओ क्या सवाल है। एक फैक्ट्री में बनने वाली छोटी सी कील और स्टॉक मार्केट में होने वाले करोड़ों के नुकसान में आखिर क्या समानता है? वैसी कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं लगती। राइट, पर दोनों को एक बड़ा ही सिंपल मैथमेटिकल आकार कंट्रोल करता है, एक बेल के आकार का कर्व। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सही पकड़ा। बिल्कुल। तो आज की इस डिटेल्ड मास्टर क्लास और गहरी चर्चा में हम डेटा साइंस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक्स में बड़ी खूबसूरत और आइडियल लगते हैं, पर जब रियल वर्ल्ड का रॉ डेटा आता है ना, तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। हाँ, चीजें थोड़ी किंकी और स्क्यूड हो जाती हैं। आज हमारा टोन बिल्कुल कॉलेज प्रोफेसर्स वाला होगा, थोड़ा फन, थोड़ा चीकी और कंप्लीटली एनालिटिकल। हम डीपली समझेंगे कि डेटा का स्प्रेड कैसे मेजर होता है और इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअल इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट क्या है। एग्जैक्टली हमारा मिशन आज बिल्कुल क्लियर है। मार्च 19, 2026 के लेक्चर ऑडियो और हैन एंड कंबर की जो डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स टेक्स्ट बुक है, उसकी जो हैवी थियरी है ना, उसे हम एक्चुअल बिजनेस और इंडस्ट्रियल सिनेरियोज में फिट करके देखेंगे। राइट, मतलब सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस, डेटा विजुअलाइजेशन और उन जिद्दी आउटलायर्स पर। हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि फॉर्मूलाज क्या हैं, हम ये समझेंगे कि फॉर्मूलाज प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सीधे पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मुझे हमेशा से इस बात पर हैरानी होती है कि एक सीमिंगली सिंपल सी कर्व पूरी दुनिया का फाउंडेशन कैसे हो सकती है। फाउंडेशन कैसे मतलब मैन्युफैक्चरिंग की लाइन से लेकर वॉल स्ट्रीट के रिस्क असेसमेंट्स तक सब कुछ इस एक सिंगल शेप पर कैसे डिपेंडेंट है यार? उसका रीजन नेचर की डिफॉल्ट सेटिंग में छुपा है। जब हम आइडियल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम एक परफेक्टली सिमेट्रिक बेल कर्व को देख रहे होते हैं। राइट, एकदम परफेक्ट घंटी जैसा शेप। हाँ, इस कर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों एग्जैक्टली सेंटर में लाई करते हैं। एब्सोल्यूट परफेक्ट सिमेट्री होती है इसमें। कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होती जो इस बैलेंस को बिगाड़ सके। ओके, तो अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें, स्पेसिफिकली क्वालिटी कंट्रोल में, तो ये कर्व फाउंडेशन का काम कैसे करता है? लेक्चर में इसका एक बहुत ही सॉलिड एग्जांपल डिस्कस किया गया था। मान लो एक फैक्ट्री की मशीन 10 मिलीमीटर के वुडन बोर्ड्स प्रोड्यूस कर रही है। अब रियलिटी में हर बोर्ड एग्जैक्टली 10.0000 मिलीमीटर का तो होगा नहीं ना? हाँ, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ही, माइक्रो लेवल पे ही सही। एग्जैक्टली। तो एक टॉलरेंस लेवल सेट किया जाता है, प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर का। राइट। मतलब 9.9 मिलीमीटर से लेकर 10.1 मिलीमीटर तक का कोई भी बोर्ड अगर निकलता है तो वो एक्सेप्टेबल रेंज में है, क्वालिटी कंट्रोल पास हो जाएगा आराम से। करेक्ट। एक वेल मेंटेन्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस तरह से डिजाइन होता है कि उन बोर्ड्स का साइज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो इस 10 मिलीमीटर के मीन के अराउंड। अच्छा, ज्यादातर बोर्ड्स एग्जैक्टली 10 मिलीमीटर के होंगे और जैसे जैसे साइज 9.9 या 10.1 की तरफ बढ़ेगा, बोर्ड्स की गिनती कम होती जाएगी। ये वो परफेक्ट बेल शेप बनाता है। लेकिन एक मिनट, अगर अचानक से इंस्पेक्शन में बोर्ड्स का एवरेज डायामीटर 10.5 मिलीमीटर आने लगे तो मैथमेटिकली वहां क्या हुआ? वो परफेक्टली सेंटर्ड बेल कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। डेटा ने अपनी सिमेट्री ब्रेक कर दी वहां पे। ओ, मतलब कर्व खिसक गया पूरा का पूरा। हाँ, और एक डेटा साइंटिस्ट या क्वालिटी इंस्पेक्टर को तुरंत सिग्नल मिल जाता है कि भाई मशीन के ब्लेड में या कैलिब्रेशन में कोई डिफेक्ट आ गया है। यहीं से इंडस्ट्री में वो फेमस 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। वो जो स्टैंडर्ड डिविएशन वाला मैथमेटिकल रूल होता है। बिल्कुल भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक मतलब है डेटा अपने मीन से यानी सेंटर से कितना बिखरा हुआ है, उसका टोटल स्प्रेड कितना है। ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक गोल्डन रूल होता है, 3 सिग्मा रूल। अगर हम कर्व के सेंटर पॉइंट से 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस लेफ्ट और 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस राइट की तरफ मेजर करें तो वो एरिया डेटा पॉइंट्स के 99.7% हिस्से को कवर कर लेता है। Wait, 99.7%? That is huge. हाँ यार, इस बाउंड्री के बाहर जो 0.3% बचता है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल या एक्सट्रीम अनोमली माना जाता है। अच्छा, वही सेम अंडरलाइंग लॉजिक शायद स्टॉक मार्केट के रिस्क असेसमेंट में लगता है ना? वहाँ एनालिस्ट एक्सट्रीम लॉसेस की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशन लेते हैं। एग्जैक्टली। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे टी टेस्ट या अनोवा हो गए, वहां भी कैलकुलेशंस तभी सही रिजल्ट देती हैं जब बेस डेटा परफेक्टली नॉर्मल बेल कर्व बनाता हो। पर यार एक प्रैक्टिकल बात बताओ,
रियल लाइफ में ये परफेक्ट कर्व्स मिलना तो लगभग नामुमकिन है ना। नामुमकिन कैसे? मतलब इट्स लाइक ह्यूमन हाइट। किसी के हाइट में कुछ जीन्स मम्मी से आते हैं, कुछ पापा से आते हैं, ऊपर से बचपन की न्यूट्रिशन कैसी थी, एनवायरनमेंट कैसा था, एक्सरसाइज की या नहीं, इतना मेसी और रैंडम मिक्स होता है फैक्टर्स का। सही बात है, वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं। तो जब हम किसी देश की पूरी पॉपुलेशन की हाइट प्लॉट करते हैं तो इन सब रैंडम वेरिएबल्स के बावजूद एक परफेक्ट नीट एंड क्लीन बेल कर्व कैसे बन जाता है? नेचर आखिर इतनी मैथमेटिकल कैसे हो सकती है? यही तो डेटा साइंस का सबसे मैजिकल फिनोमेना यार, जिसे हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम या CLT कहते हैं। अच्छा, CLT? हाँ, ये थ्योरम इफेक्टिवली इसी वाई को एक्सप्लेन करता है कि नेचर आखिर बैलेंस कैसे बनाती है। देखो, जब बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट और टोटली रैंडम फैक्टर्स किसी एक वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, जैसे हाइट के केस में हजारों जीन्स और डाइट, राइट। तो वो आपस में एक दूसरे के एक्सट्रीम्स को ऑटोमेटिकली कैंसल आउट कर देते हैं। वेट, कैंसल आउट कैसे करते हैं? एक दूसरे को कैसे नलिफाई करेंगे? मान लो एक फैक्टर किसी की हाइट बढ़ाने का पुश दे रहा है, तो उसी वक्त कोई दूसरा रैंडम फैक्टर उसे कम करने का पुश देगा। जब एक बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया जाता है तो ये सारे रैंडम प्लस और माइनस एरर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओह, मतलब एक्सट्रीम्स एक दूसरे को खा जाते हैं एक तरह से। एग्जैक्टली। रिजल्ट ये होता है कि मेजॉरिटी डेटा बिल्कुल सेंटर में यानी मीन के पास टाइटली पैक हो जाता है, और एक्सट्रीम टॉल या एक्सट्रीम शॉर्ट लोग नेचुरली बहुत कम होते हैं। मेक सेंस। बेसिकली रॉ डेटा चाहे कितना भी रैंडमली बिखरा हुआ हो, अगर एडिक्वेटली लार्ज सैंपल्स लिए जाएं और उनके मीन्स कैलकुलेट किए जाएं, तो उन सारे मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली एक नॉर्मल बेल कर्व ही बन जाएगा। ओह वाओ। इसीलिए प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हमेशा इस स्ट्रॉन्ग अजम्पशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यूअस डेटा आगे चलकर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। हाँ बिल्कुल, उनका बेस अजम्पशन यही होता है। हाँ, तो आइडियल वर्ल्ड में या बड़े सैंपल्स में सब कुछ एक बेल कर्व में सेटल हो जाता है। बट लेट्स फेस द रियलिटी चेक। रियलिटी चेक कैसा? डे टू डे रियल वर्ल्ड डेटा इतना शरीफ नहीं होता यार। ज्यादातर टाइम चीजें परफेक्ट सिमेट्रिक नहीं होती हैं और कर्व की जो टेल है ना, वो एग्रेसिवली एक साइड खिंच जाती है। यहाँ कर्व थोड़ा किंकी बिहेव करने लगता है, अपनी लिमिट क्रॉस करने लगता है। हाँ, वो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से। एग्जैक्टली। तो चलो इस दूसरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, स्क्यूनेस। जब कर्व की एक टेल थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं राइट स्क्यू की, जिसे पॉजिटिव स्क्यू भी कहते हैं टेक्निकली। राइट। यहाँ कर्व की टेल राइट साइड में लंबा एक्सटेंड होती है। इसका मतलब है कि बल्क डेटा तो लेफ्ट एंड पर यानी लोअर वैल्यूज पर क्लस्टर्ड होता है। हाँ, लेकिन कुछ एक्सट्रीम हाई वैल्यूज उसकी टेल को राइट में जोर से पुल करती हैं। बिल्कुल। और जैसे ही टेल राइट में खिंचती है, मैथ का पूरा बैलेंस बिगड़ता है। इस सिनेरियो में मीन सबसे आगे निकल जाता है, उसके पीछे मीडियन और लास्ट में मोड रह जाता है। यानी मीन इज ग्रेटर देन मीडियन विच इज ग्रेटर देन मोड। सही कहा। और इस स्क्यूनेस का बिजनेस और इकोनॉमी में क्या प्रैक्टिकल असर पड़ता है, उसके लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से बेटर कोई केस स्टडी नहीं है यार। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, वहां तो ये बहुत ऑब्वियसली दिखता है। बिल्कुल। यहाँ डेटा का एक बहुत बड़ा चंक यानी मेजॉरिटी लोग एक मॉडेस्ट इनकम अर्न करते हैं। अगर कर्व सिर्फ इन रेगुलर लोगों का बनता तो कर्व की पीक कंप्लीटली लेफ्ट साइड में होती है। लेकिन सिस्टम में मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जैसे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी तो बैठे हैं। वही तो पॉइंट है। उनकी इनकम इतनी मैसिव, इतनी एक्सट्रीम है कि वो अकेले ही पूरे देश के कर्व की टेल को राइट की तरफ एग्रेसिवली खींच लेते हैं। अब ऐसे डेटा सेट में अगर कोई एनालिस्ट पूरे देश की एवरेज या मीन इनकम कैलकुलेट करके रिपोर्ट बनाए तो वो सिंगल मैट्रिक डेंजरसली मिसलीडिंग होगी। एग्जैक्टली। वो एवरेज इनकम आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएगी सिर्फ उन चंद बिलियनियर्स की वजह से, और ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली छुप जाएगी। एक और बड़ा रिलेटेबल और डायरेक्ट इंडस्ट्री एग्जाम्पल टेलीकॉम बिजनेस का है, जो लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस हुआ। हाँ, वो कॉल वॉल्यूम वाला एग्जाम्पल। हाँ, इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ज्यादातर रेगुलर यूजर्स, जो मेजॉरिटी हैं, शायद महीने के 120 कॉल्स करते हैं। ये हमारा मीडियन है, मिडिल ग्राउंड। लेकिन उसी नेटवर्क पर कुछ हार्डकोर कॉर्पोरेट अकाउंट्स और कॉल सेंटर्स भी चल रहे हैं, जो लगातार फोन पे लगे रहते हैं। बिल्कुल, जो महीने के 2000 से ज्यादा कॉल्स करते हैं। इन कॉर्पोरेट अकाउंट्स की एक्सट्रीम वॉल्यूम कर्व को टोटली राइट में पुल करती है। रिजल्ट क्या होता है?
मीन इन्फ्लेट हो जाता है। एग्जैक्टली जो ओवरऑल एवरेज यानी मीन है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होकर 250 कॉल्स हो जाता है। अब सोचो यार, अगर एक टेलीकॉम कंपनी का प्रोडक्ट मैनेजर अपने सारे डेटा प्लान्स 250 कॉल्स के मीन के हिसाब से डिजाइन कर दे तो क्या होगा? डिजास्टर होगा और क्या। 120 कॉल करता है वो तो महंगा प्लान देखकर सीधा कॉम्पिटिटर के पास भाग जाएगा। ये लिटरली ऐसा है जैसे किसी डिजाइनर ने रूम में बैठे एक 7 फुट के जायंट इंसान के साइज का एवरेज लेकर बाकी सब लोगों के लिए डबल एक्सेल साइज के कपड़े सिल दिए हों। दैट इज अ ब्रिलियंट एनालॉजी। सबको लूज फिट आएगा और प्रोडक्ट डेफिनेटली फेल हो जाएगा। बिल्कुल फेल होगा। Optimizing for the mean in a right skewed data set is an absolute disaster for any business. इसीलिए मॉडर्न डेटा ड्रिवन कंपनीज को हमेशा मीडियन के लिए ऑप्टिमाइज करना सिखाया जाता है। क्योंकि मीडियन एक्सट्रीम टेल से अफेक्ट नहीं होता ना। सही बात है, वो एक्चुअल मेजॉरिटी को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। जो मेजॉरिटी 120 कॉल्स कर रही हैं उनके लिए सस्ते रेगुलर प्लान्स डिजाइन होने चाहिए, और जो एक्सट्रीम राइट टेल में बैठे हैं उन जायंट कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए अलग से स्पेशल प्रीमियम प्लान्स डिजाइन होने चाहिए। या नेगेटिव स्क्यू में यहाँ टेल लेफ्ट की तरफ लंबी हो जाती है। राइट। बल्क डेटा राइट साइड में यानी हायर वैल्यूज पर क्लस्टर्ड होता है। यहाँ फॉर्मूला पूरा रिवर्स हो जाता है। मोड सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, उसके पीछे मीडियन और सबसे लो होता है मीन, यानी मोड इज ग्रेटर देन मीडियन विच इज ग्रेटर देन मीन। इसका एक बड़ा क्लासिक एकेडमिक एग्जाम्पल है मूडल प्लेटफॉर्म पर आने वाले ऑनलाइन एग्जाम स्कोर्स। ओह हाँ, ऑनलाइन एग्जाम्स। सोचो एक क्लास टेस्ट चल रहा है और ज्यादातर बच्चे 90 या 100 स्कोर कर लेते हैं। शायद टेस्ट आसान था या ऑनलाइन होने की वजह से थोड़ी टीम वर्क चल रही थी बैकग्राउंड में। हाँ, समझ रही हूँ मैं कैसी टीम वर्क होती है ऑनलाइन एग्जाम्स में। पर कुछ बच्चे जिनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू कर गई, वो टेक्निकली स्ट्रगल करते हैं और 30 या 40 पे अटक जाते हैं। वो चंद लो स्कोर वाले बच्चे उस ओवरऑल कर्व की टेल को स्ट्रांगली लेफ्ट साइड पुल कर देते हैं। सही पॉइंट पकड़ा। इस लेफ्ट स्क्यूड सिनेरियो में अगर कोई प्रोफेसर उस क्लास का एवरेज यानी मीन देखे तो वो शायद 70 के आसपास दिखेगा। प्रोफेसर सोचेगा चलो टेस्ट मीडियम डिफिकल्टी का था, पर रियलिटी कुछ और थी। एग्जैक्टली। जब वो मीडियन देखेगा जो 95 पर बैठा होगा, तब उसे समझ आएगा कि मेजॉरिटी क्लास ने पेपर इजीली फोड़ दिया था। सिर्फ एक छोटे से एक्सट्रीम फ्रैक्शन ने पुअर परफॉर्म किया, जिन्होंने मीन को ड्रैग डाउन कर दिया। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की रिटायरमेंट एज का भी है यार। वो कैसे? नॉर्मल कॉर्पोरेट लोग 60-65 की एज पे रिटायर होते हैं। अगर इनका कर्व बनाएं तो बल्क राइट में होगा, पर स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो 30-35 की एज में रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, उनकी फिजिकल पीक जल्दी खत्म हो जाती है। राइट। ये अर्ली रिटायरमेंट्स उस एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की टेल को एग्रेसिवली लेफ्ट की तरफ पुल कर देते हैं। स्क्यूनेस बिजनेस और डेटा एनालिसिस में इतना क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि अगर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता तो एनालिस्ट कंप्लीटली गलत मैट्रिक ट्रैक कर रहा होगा। ये बात तो है। मीन हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज के चक्कर में आपसे झूठ बोल सकता है, पर मीडियन डेटा की एक्चुअल बैकबोन दिखाता है। तो यार यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल रोड ब्लॉक आता है। कैसा रोड ब्लॉक? अगर बेसिक एवरेज या मीन हमें कंप्लीटली धोखा दे रहा है और हम मैथमेटिकल टेबल्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो किसी नए डेटा सेट का ट्रू शेप, उसका ट्रू स्प्रेड और स्क्यूनेस विजुअली कैसे एक्सपोज करें? विजुअल एक्सपोज करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि किसी कंपनी का पूरा कस्टमर डेटाबेस एक एक्सेल शीट में देखकर तो स्प्रेड समझ नहीं आएगा ना, पता नहीं चलेगा कहाँ स्क्यू हो रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर डेटा विजुअलाइजेशन प्रैक्टिकली शाइन्स। एनालिसिस के लिए सबसे पावरफुल टूल जो यहाँ इंट्रोड्यूस होता है वो है बॉक्स प्लॉट, जिसको हम एकेडमिकली बॉक्स एंड विस्को प्लॉट भी कहते हैं। ओके, बॉक्स प्लॉट्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचें तो ये डेटाबेस का लिटरली एक एक्सरे स्कैन है। ये हजारों लाखों रोज के रॉ रिकॉर्ड्स को मैथमेटिकली कंप्रेस करके आपके सामने सिर्फ 5 की स्टैटिस्टिकल नंबर्स में रख देता है। और वो 5 नंबर्स कौन से हैं? मिनिमम, Q1 यानी 25th परसेंटाइल, Q2 यानी मीडियन या 50th परसेंटाइल, Q3 यानी 75th परसेंटाइल और मैक्सिमम। इन 5 नंबर से एक विजुअल बॉक्स बनता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो होता है जो Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है, जिसको टेक्निकली इंटरक्वार्टाइल रेंज या IQR कहते हैं, राइट? बिल्कुल, इंटरक्वार्टाइल रेंज। ओह यस, द माइटी बॉक्स प्लॉट। अगर मैं यहाँ कॉलेज प्रोफेसर वाले थोड़े फन और चीकी टोन में कहूँ ना, तो ये जो मिडिल वाला बॉक्स होता है ये प्योरली डेटा का सबसे इंटीमेट जोन होता है। इंटीमेट जोन मतलब ये वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ डीपेस्ट पेनिट्रेशन ऑफ डेटा होता है। वाह, ओके,
That's one way to put it. नहीं मतलब सच में Q1 से लेकर Q3 तक डेटा सेट का पूरा मिडिल 50% कोर हिस्सा इस एक अकेले बॉक्स के अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है। ये प्योर डेटा सेट का एब्सोल्यूट हार्डकोर एक्शन जोन है। हार्डकोर एक्शन जोन। सही है। बाकी टेल्स में कितना भी शोर क्यों ना हो रहा हो, रियल डेंस कंसंट्रेशन यही होती है। एक एनालिस्ट के लिए पूरा खेल इस बात का है कि इस एक्शन पैक्ड बॉक्स की विड्थ और हाइट कितनी है, क्योंकि वही डेटा का एग्जैक्ट और सच्चा स्प्रेड बताता है। वेल, IQR को समझने का वो एक काफी अनफॉरगेटेबल और इंटेंस तरीका जरूर था, लेकिन सीरियसली इस टेक्निकल आर्किटेक्चर का बेनिफिट यही है यार। IQR का मेन गोल इस पूरे मिडिल 50% को आइसोलेट करना है। पर मेरा एक बेसिक डाउट है यहाँ, अगर हम पूरे डेटाबेस का एक्सरे कर ही रहे हैं तो सिर्फ इस मिडिल बॉक्स यानी Q1 और Q3 तक ही खुद को रिस्ट्रिक्ट क्यों करें? तो फिर क्या करें? स्प्रेड को प्रॉपर्ली समझने के लिए हम पूरे डेटा सेट को हॉरिजॉन्टल एक्सट्रीम लेफ्ट मिनिमम से लेकर एक्सट्रीम राइट मैक्सिमम तक ब्लाइंडली मेजर क्यों नहीं कर लेते? पूरा बॉक्स बना दो ना मिनिमम से मैक्सिमम तक। उसका जवाब आउटलायर साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिकल नॉइज में छुपा है। जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं वो वाइल्ड, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल एक्सट्रीम्स हो सकती हैं। अनप्रिडिक्टेबल कैसे? जैसे टेलीकॉम वाले एग्जाम्पल में कोई यूजर महीने में प्रैक्टिकली 0 कॉल कर रहा है, वो हो गया मिनिमम, और दूसरा शायद ऑटोमेटेड सिस्टम से 10,000 कॉल्स फायर कर रहा है, वो हो गया मैक्सिमम। हाँ, ऑटोमेटेड बॉट्स तो करते हैं ऐसे। अगर बॉक्स को मिनिमम से मैक्सिमम तक स्ट्रेच कर दिया जाए तो डेटा की वेरिएंस बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाएगी यार। एक फॉल्स स्प्रेड दिखेगा। पर IQR यानी वो हार्डकोर मिडिल 50% इज कंप्लीटली इम्यून टू दीज क्रेजी एक्सट्रीम वैल्यूज। क्योंकि वो एक्सट्रीम्स तो टेल्स में रह गए, बॉक्स में आई ही नहीं। एग्जैक्टली। ये IQR हमें डेटा की प्योर अनडिस्टॉर्टेड वेरिएशन देता है। अब इस एक्सरे का विजुअल मैजिक देखो। अगर बॉक्स के अंदर मीडियन की लाइन परफेक्टली सेंटर्ड है और दोनों साइड के पतले विस्कर्स बराबर लंबे हैं, तो इसका मतलब डेटा प्रैक्टिकली परफेक्टली सिमेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर अंदर की मीडियन लाइन शिफ्ट होकर Q1 के ज्यादा पास खिसकी हुई है, हाँ, तो क्या होगा? तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेटा टेक्निकली लोअर वैल्यूज यानी लेफ्ट साइड में ज्यादा बंच्ड अप है और राइट साइड की टेल लंबी खिंच रही है। बूम, राइट स्क्यू विजुअली एक्सपोज्ड। बैंग ऑन। बिना कोई हैवी कैलकुलेशन किए सिर्फ एक सिंपली ड्रॉन बॉक्स को देखकर स्प्रेड, कंसंट्रेशन जोन और स्क्यूनेस तीनों रिवील हो गए। एक्सरे ने सारी बीमारी बता दी। एग्जैक्टली, विजुअल क्लैरिटी इसे ही कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है, बॉक्स के बाहर जो विस्कर्स निकलते हैं वो विजुअली रैंडमली स्ट्रेच नहीं होते। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में उन विस्कर्स की बाउंड्री सेट करने का एक बड़ा स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला है। फॉर्मूला? वो तो सिर्फ लाइन होती है ना जो मिनिमम और मैक्सिमम तक जाती है। नहीं, वो अपने एक्सट्रीम मैक्सिमम तक नहीं जाते, बल्कि वो सिर्फ 1.5 टाइम्स IQR के लिमिट तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी लोअर बाउंड होगा Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR और अपर बाउंड होगा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR। अच्छा, तो ये एक लिमिट फिक्स हो गई। बिल्कुल। ये जो रिजिड मैथमेटिकल बाउंड्री बनती है, इसके बाहर अगर कोई डेटा पॉइंट क्रॉस कर जाए तो वो टेक्निकली और ऑफिशियली एक आउटलायर डिक्लेयर हो जाता है। उस बाउंड्री के आगे नॉर्मल बिहेवियर टोटली खत्म हो जाता है। तो यहाँ एक नया प्रैक्टिकल फेज शुरू होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन हार्डकोर लिमिट्स के बाहर जो स्ट्रे डेटा गिरता है, उन आउटलायर्स का आखिर हम करते क्या हैं? KDD अप्रोच की बात कर रही हो? हाँ, अगर हम टेक्स्ट बुक की KDD यानी नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस प्रोसेस को डीपली इंटीग्रेट करें, तो उसमें नॉलेज एक्सट्रैक्शन से पहले डेटा प्री प्रोसेसिंग और क्लीनिंग सबसे क्रिटिकल और टाइम कंज्यूमिंग स्टेप बताया गया है। सही बात है। डेटा क्लीनिंग में ही तो डेटा इंजीनियर की आधी जिंदगी निकल जाती है। तो एक डेटा इंजीनियर इन आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए रियल वर्ल्ड में क्या टेक्निक्स यूज करता है? टेक्स्ट बुक, KDD अप्रोच और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मिलाकर देखें तो इंजीनियर के पास 4 मेजर हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं। पहला और सबसे ब्रूट फोर्स तरीका है रिमूवल। सीधा डिलीट मार दो। हाँ, अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग के टाइम इंजीनियर कंफर्म कर ले कि ये एक्सट्रीम डेटा स्ट्रिक्टली एक टाइपिंग एरर है, सेंसर का ग्लिच है या कोई ऐसी एब्सर्ड एंट्री है जिसका बिजनेस सेंस बिल्कुल नहीं बनता, तो उस आउटलायर रो को सिंपली ड्रॉप कर दो, डिलीट कर दो, डेटाबेस क्लीन हो जाएगा। लेकिन स्टैटिस्टिकली इसमें खतरा लग रहा है मुझे। क्या खतरा? अगर सिस्टमैटिकली ऐसे रैंडमली रोज डिलीट किए तो सैंपल साइज छोटा हो जाएगा
और वर्स्ट केस में शायद कोई जेन्युइनली इम्पोर्टेंट माइनॉरिटी ग्रुप डेटा से पूरी तरह वाइप आउट हो जाए। बस आंख बंद करके डिलीट मारना हमेशा स्मार्ट तो नहीं होता। सही कहा। इसीलिए दूसरा तरीका होता है कैपिंग। कैपिंग मतलब कैप पहना देना। एक तरह से हाँ, इसमें आप एक्सट्रीम वैल्यूज को ड्रॉप नहीं करते, बल्कि एक मैक्स लिमिट पर ब्लॉक कर देते हो। यानी जो Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR की मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल मैक्स लिमिट है ना, कोई उस लिमिट को तोड़कर कितना भी आगे गया हो, उस डेटा पॉइंट को फोर्स करके बाउंड्री वैल्यू पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब 10,000 कॉल्स वाले को बोल दिया कि तेरी वैल्यू हम मैक्स बाउंड्री पे रोक रहे हैं। एग्जैक्टली ये स्पेसिफिकली उन सेंसिटिव रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए काफी अच्छा होता है, जो एक्सट्रीम नंबर्स देखकर इजीली डीरेल हो जाते हैं। तीसरा तरीका काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मतलब मैथमेटिकली एक्सट्रीम टेल्स को दबाना, कंप्रेस करना। इस प्रोसेस में यूजुअली लॉगरिथमिक फंक्शंस या स्क्वायर रूट फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। लॉग फंक्शन से कंप्रेस करना, लाइक स्केल को छोटा कर देना। बिल्कुल, जैसे सैलरी डेटा होता है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 10 करोड़। अगर सब पर लॉग फंक्शन लगा दिया जाए तो ये मैसिव न्यूमेरिकल गैप मैथमेटिकल स्केल पर अग्रेसिवली कंप्रेस हो जाता है। डेटा लेस स्क्यूड दिखता है और ML एल्गोरिदम्स के डाइजेस्ट करने लायक बन जाता है। ओह, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और आखिरी चौथा टेक्निक, जो बिजनेस पर्सपेक्टिव और प्योर डेटा स्ट्रैटेजी से अल्टीमेट पावर मूव माना जाता है, वो है सेपरेट एनालिसिस। KDD हमें यही वार्निंग देता है कि आउटलायर्स का मतलब ऑटोमेटिकली कचरा या नॉइज नहीं होता यार। हाँ, वहाँ बिजनेस की इनसाइट्स छिपी हो सकती हैं। एग्जैक्टली कभी-कभी एक्चुअल बिजनेस इनसाइट उन एक्सट्रीम पॉइंट्स में ही छुपी होती हैं। उन्हें इग्नोर मत करो। उन एक्सट्रीम यूजर्स को एक VIP कस्टमर सेगमेंट की तरह ट्रीट करो। जैसे टेलीकॉम वाले केस में वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। हाँ, जो लोग हमारे टेलीकॉम केस स्टडी में 10,000 कॉल्स कर रहे थे, वो मशीन एरर्स नहीं थे, वो हाईली प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स थे। उनके डेटा के लिए एक अलग मॉडलिंग पाइपलाइन बनाओ और उन्हें उनके कॉन्टेक्स्ट में अलग से एनालाइज करो। आई लव दैट अप्रोच। चलो इसे उस पुराने हाइट वाले डेटा सेट की एनालॉजी से समझते हैं। मान लो पॉपुलेशन हाइट चेक करते वक्त डेटा सेट में सडनली एक 10 फुट लंबा इंसान मिल गया, जो विस्कर के काफी बाहर है। एकदम आउटलायर। हाँ, अब लॉजिक ये कहता है कि आप उसका सर काटकर उसे बाकी 6 फुट के लोगों के बराबर तो नहीं कर दोगे ना? अरे नहीं, वो तो मर्डर हो जाएगा। वही तो। पर कंसेप्चुअली डेटा में वो कैपिंग हो गई, जो नेचुरल रियलिटी को बिगाड़ देगी। ना ही आप ये प्रिटेंड करोगे कि वो 10 फुट का जाइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसे डिलीट कर दोगे। वो रिमूवल हो गया। तो फिर क्या करोगे उस जाइंट का? फाइन करोगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सेपरेट एनालिसिस इज। आप अपने मॉडल्स और सिस्टम्स को उन यूनिक एक्सट्रीम्स के लिए सेपरेटली अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बनाते हो। स्पॉट ऑन एनालॉजी यार। एक हाईली स्किल्ड डेटा साइंटिस्ट या डेटा माइनर वही होता है जो ये रियलाइज कर सके कि कभी-कभी सबसे हेवी और प्रॉफिटेबल इनसाइट्स उस डेंसली पैक्ड मिडिल 50% बॉक्स के अंदर नहीं मिलती, बल्कि वो उन दूर दराज विस्कर्स के बाहर छिपे आउटलायर्स में बैठी होती है। सही बात है। आज का लेक्चर यूनिट डीपली टेक्निकल और इम्पैक्ट हैवी था सच में। बिफोर वी फाइनली रैप अप दिस डीप डाइव, चलिए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज का एक क्विक टेक्निकल रिकैप कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। हमने आज डीपली एक्सप्लोर किया नॉर्मल कर्व और 6 सिग्मा का 3 सिग्मा रूल, जिसके हिसाब से सेंटर से +-3 स्टैंडर्ड डिविएशन परफेक्टली 99.7% स्टैंडर्ड डेटा ऑब्जर्वेशंस को कवर कर लेता है। राइट। हमने देखा कि नेचर में एक्सट्रीम वेरिएंस कैसे हैंडल होती है थ्रू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो बताता है कि रैंडम और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का सम इवेंचुअली नॉर्मल बेल कर्व में आकर सेटल हो जाता है। फिर हमने लेफ्ट स्क्यू और राइट स्क्यू के शिफ्टिंग बैलेंसेस डिस्कस किए। रिमेंबर द रूल ऑफ थंब यार, टेल किस डायरेक्शन में एक्टिवली स्ट्रेच हो रही है वही डेटा की स्क्यूनेस डिफाइन करता है। और आखिर में डेटा स्प्रेड को प्रैक्टिकली मैप करने वाले बॉक्स प्लॉट्स के क्रूशियल मैथमेटिकल बाउंड्स। IQR का फॉर्मूला है Q3 - Q1 और लेजिटिमेट बाउंड्रीज जिसके आगे आउटलायर स्टार्ट होते हैं उनका स्ट्रिक्टली कैलकुलेटेड फॉर्मूला है। लोअर लिमिट के लिए Q1 - 1.5 टाइम्स IQR और अपर लिमिट के लिए Q3 + 1.5 टाइम्स IQR। परफेक्ट रिकैप। और जो लोग इस कॉन्सेप्चुअल स्प्रेड को सीरियसली विजुअलाइज करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है। आप स्ट्रिक्टली मार्च 19, 2026 के लेक्चर वीडियो फुटेज पर वापस जाइए, स्पेसिफिकली बॉक्स प्लॉट विजुअल डेरिवेशन वाले टाइम कोड पर। वहाँ ऐसा क्या है? जब प्रोफेसर फिजिकल व्हाइट बोर्ड पर बॉक्स की एक्चुअल हाइट, विड्थ और उन पतले स्ट्रेच होते विस्कर्स को मैन्युअली ड्रॉ करते हैं,
तो वो परसेंटाइल्स की प्लेसमेंट, वो इंटीमेट हार्डकोर एक्शन जोन और आउटलायर्स का फिजिकल बाउंड्री क्रॉस करना, ये सब प्रैक्टिकली दिमाग में छप जाता है। ट्रू। विजुअलाइजेशन बहुत मैटर करता है। Great. डेटा इंजीनियरिंग में विजुअल क्यूज रीड करना प्रैक्टिकली नंबर्स रटने से ज्यादा वाइटल है। टेक्स्ट बुक्स और स्लाइड्स फॉर्मूलेज और डेफिनेशंस दे सकती हैं, पर मैन्युअली शेप्स ड्रॉ होते देखना इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली लॉक कर देता है दिमाग में। आई कंप्लीटली एग्री, डेटा विजुअलाइजेशन का रियल इम्पैक्ट टेक्स्ट से नहीं, स्पेशल प्लॉटिंग फील करने से ही बिल्ड होता है। ऑलराइट, ठीक है। आज की इस हेवी मास्टर क्लास को ऑफिशियली क्लोज करने से पहले मैं चाहती थी एक बिल्कुल ही फ्रेश और प्रोवोकिंग थॉट छोड़कर जाऊं। हमने इनकम और टेलीकॉम आउटलायर्स की बात की, पर मॉडर्न टेक दुनिया में स्क्यूनेस का सबसे खतरनाक वेपन सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स के पास है। ओह वाओ, दैट इज अ वेरी फैसिनेटिंग एंगल। प्लीज थोड़ा इलैबोरेट करो। देखो, एक प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम या ट्विटर का एल्गोरिदम मैथमेटिकली कभी भी एक एवरेज या परफेक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर बिहेवियर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करता। वो इस टाइट परफेक्टली सिमेट्रिकल बॉक्स को पसंद ही नहीं करते। अच्छा, अगर आप ध्यान से सोचें तो ये मैसिव प्लेटफॉर्म्स टोटली आउटलायर्स पर जिंदा है। ये एल्गोरिदम्स डिलिबरेटली आपके इमोशनल कर्व को डीपली राइट या लेफ्ट स्क्यू करने की कोशिश करते हैं लगातार। वेट, स्क्यू कैसे करते हैं इमोशंस को? वो आपको वो कंटेंट नहीं दिखाते जो मेजॉरिटी मॉडरेट लोग देख रहे हैं यार। वो आपको वो एक्सट्रीम हाईली पोलराइजिंग आउटलायर कंटेंट फीड करते हैं। वो आउटलायर्स जो एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम डिबेट या एक्सट्रीम वैलिडेशन ट्रिगर करते हैं। क्योंकि मॉडरेट कंटेंट से लोग बोर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इमोशंस उन्हें एंगेजमेंट नहीं देते। हेविली स्क्यूड एक्सट्रीम टेल्स उन्हें रिटेंशन और एड रेवेन्यू देती हैं। उनका पूरा बिजनेस मॉडल उस टेल वाले एक्सट्रीम डेटा पर चलता है। मैन, दैट इज अ स्टनिंगली डार्क बट एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। मतलब वो स्टैटिस्टिकली उन बाउंड्रीज और लिमिट्स को ढूंढ रहे हैं जहां एक नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पैन ब्रेक होकर आउटलायर बिहेवियर में तब्दील हो जाए। ये अपने आप में ही डेटा एथिक्स की अलग केस स्टडी है। वही तो मैं कह रही थी। अगली बार जब आप लगातार 2 घंटे से एंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो ध्यान देना कि किस मैथमेटिकल टेल ने आपका अटेंशन हाईजैक किया है। Are you in the safe core box or have you been dragged into the extreme whiskers? एग्जैक्टली। हमेशा याद रखना, एवरेज और मीन दुनिया के सबसे खूबसूरत झूठ हो सकते हैं। शेप्स और मीडियंस असली कहानी बयान करते हैं। डेटा की स्प्रेड को समझते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। Keep penetrating the underlying numbers and we will catch you in the next deep dive.